है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 19। काव्या को अब तक समझ आ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है और धोखा देने वाला खुद उसका भाई ही है। उसका दिल टूट चुका था। इस वक्त उसके अंदर जीने की ही जैसे इच्छा खत्म हो चुकी थी। आंखें छलक पड़ी थी। उसने खुद के शरीर को शांत छोड़ दिया था, क्योंकि उनके साथ जोर जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ वो लोग 10 की संख्या में थे। अकेले काव्या उनका मुकाबला कैसे करती, यह सोचते ही काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन गिद्धों के सामने अपने शरीर को नोचने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन तभी वह चारों जो काव्या को उठाकर लाने की एक्टिंग कर रहे थे, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से काव्या को शांत होते देख उनके चेहरे पर शैतानी हंसी फूट पड़ी थी। काव्या के चेहरे के साथ साथ उसके पूरे शरीर पर अपने हाथों को फेरने लगे थे। तभी उन चारों ने आपस में एक दूसरे को देखते हुए कुछ इशारा किया और उनमें से एक ने काव्या के सिर से चुन्नी हटाते हुए उसे दूसरी तरफ फेंक दिया, तो वही दूसरा उसके घाघरे को ऊपर उठाते हुए घुटनों तक ले आया था, जहां अब काव्या की गोरी टांगों को सब एक ललचाई नज़रों से देखते हुए उस पर अपने होंठ रखे ही थे कि अचानक से गोलियों की बारिश होने लगी, जिसके साथ ही वह चारों एक के बाद एक बेड पर लेटी हुई काव्या के ऊपर ही गिर पड़े थे। सामने खड़े तमाशा देख रहे वह सभी भी जमीन पर गिरते हुए छटपटा रहे थे। पलक झपकते ही काव्या और नमन पुरोहित को छोड़कर बाकी सभी की सांसें थम चुकी थी। दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए ऊपर जा चुके थे। वही इस आवाज़ को सुनकर साथ ही अपने ऊपर अचानक से उन चारों को गिरते हुए देख काव्या ने भी अपनी आंखों को खोल दिया था। तभी उसने देखा कि दो शख्स जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में सूट, कानों में ब्लूटूथ लगाए, उसके ऊपर गिरे हुए आदमियों को हटा रहे थे, जिसके हटते ही काव्या भी उठकर बैठ गई थी। लेकिन इस बार वह पहले से ज़्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि उसके सामने कुछ देर पहले जो हवस की नज़रों से उसे देख रहे थे, वह सभी खून से सने हुए औंधे मुँह जमीन पर पड़े थे। जिन दो शख्स ने काव्या के ऊपर से उन आदमियों को हटाया था, वैसे ही वहाँ और भी उसे घेरे हुए खड़े थे। और उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात, उसने सामने बैठा उसका सौतेला भाई नमन, जो अधमरा नजर आ रहा था। पल भर में ही किसी ने उसे काफ़ी बुरी तरह से मारा था, जो अपनी गर्दन झुकाए बस लंबी सांसें ले रहा था। और उसके बगल में ही एक दूसरा शख्स बैठा हुआ था, जो अपने हाथ में पकड़े एक गन को घुमाते हुए उस पर लगे खून के धब्बों को साफ कर रहा था। तभी उस शख्स ने अपनी नज़रें काव्या की तरफ उठाई। चार्मिंग पर्सनालिटी, हैंडसम लुक के साथ ही उस शख्स की आंखें गुस्से में दहक रही थी, जो किसी को जला देने के लिए काफ़ी था। जिसे देख काव्या ने अपनी हकलाती आवाज़ में बस इतना ही कहा, कौन हो तुम? और वह तुरंत अपनी जगह पर ही बेहोश हो गई थी। कुछ घंटे बाद बेहोशी की हालत में लेटी हुई काव्या को होश आ चुका था। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वही मंजर घूमने लगा था, जो कुछ घंटे पहले उसकी आंखों के सामने हुआ था, जिसे सोचते ही काव्या तुरंत उठ के बैठ गई थी। उसकी आंखों में डर, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। तभी उसने देखा कि वह अभी भी उसी जगह पर लेटी हुई थी, जहाँ कुछ घंटे पहले शूटिंग के नाम पर उसके भाई नमन ने उसे धोखे से लाया था। किसी अनहोनी के डर से उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई, जो अभी तक दुल्हन के जोड़ों में ही सुरक्षित थे, जिसे देख उसे थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन अपने सामने बैठे उसी शख्स को देख वह थोड़ी सहम भी गई थी, जो कुछ घंटे पहले उसे उन दरिंदों से बचाने के बाद अपनी गन पर लगे खून के छींटों को साफ कर रहा था। उसे देखते ही काव्या अपने पैरों को मोड़ते हुए बोली, तुम कौन हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई?
मानव सेठी, नाम तो सुना ही होगा। उस शख्स यानी कि मानव सेठी के बगल में खड़े एक आदमी ने कहा, जो मानव का बॉडीगार्ड नजर आ रहा था। लेकिन उसकी बातों को सुनते ही काव्या ने अपनी गर्दन ना में हिला दिया था, जिसका मतलब साफ था कि वह मानव को नहीं जानती थी। जिसे देख उस बॉडीगार्ड ने काव्या को घूरते हुए देखा, फिर अपनी बातों को जारी रखते हुए बोला, वर्ल्ड के टॉप बिजनेस टाइकून मानव सेठी को नहीं जानती, जिसकी दहशत से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है, तुम उस मानव सेठी को नहीं जानती। लेकिन इस बार भी काव्या ने अपनी गर्दन ना में हिला दिया था, जिसे देख अब उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थी, जैसे अगर काव्या ने एक बार और अपनी गर्दन को ना में हिलाया तो वह उसका सिर उसी धड़ से तुरंत अलग कर देगा। तभी काव्या अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ गई थी, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं बता दूं कि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन सारे पैसों की मालकिन मेरी वो सौतेली माँ और उसकी बेटी है। तुम उनसे मांग सकते हो, लेकिन अगर मुझे किडनैप करके उनसे फिरौती की रकम मांगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इतना कहते हुए काव्या ने अपना एक अंगूठा मानव की तरफ दिखा दिया था, लेकिन तभी मानव अपने हाथ से पकड़े गन को काव्या के बगल में दीवार पर चला दिया, जिसकी आवाज़ से काव्या ने चीखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद कर लिया था, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इस वक्त उसकी आंखें भी आपस में कसी हुई थीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मानव भी पास ही रखे एक टेबल पर अपनी गन को रखते हुए उस पर रखे पानी के बोतल को उठा लिया, साथ ही अपने साइड में खड़े बॉडीगार्ड को बाहर जाने का इशारा किया और अपनी जगह से खड़े होते हुए काव्या की तरफ बढ़ गया। अपना एक पैर उठाते हुए उसने काव्या के बगल में बेड पर रखा, साथ ही एक हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़ते हुए उसके हाथ में पकड़े पानी के बोतल को उसके सिर पर उड़ेलने लगा, जिसकी वजह से अब तक काव्या भी अपनी आंखों को खोल चुकी थी, लेकिन एक अनजाने डर से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तब तक मानो भी सारा पानी काव्या के ऊपर उड़ेलने के बाद बोतल दूसरी तरफ फेंक दिया और अभी भी उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए आगे कहा, जो मैं कहूँगा वो करोगी? जहाँ कांपते शरीर के साथ काव्या ने बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। तभी मानव ने आगे कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अगले 10 मिनट बाद हमारी शादी होगी। इतना कहते हुए मानव उस एक रूम के बने छोटे से कॉटेज से बाहर निकल गया, लेकिन काव्या, जिसकी आंखें चौंकते हुए फैल चुकी थी, कांपते होठों से वह बस इतना ही बोल पाई थी, शादी। तभी वो बॉडीगार्ड वापस से अंदर आया और काव्या के सामने एक दूसरा शादी का जोड़ा और गहने रखते हुए बोला, हे लड़की, जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो ग्रेट मास्टर का गुस्सा तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे घड़ी की सुइयों ने भी 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त बता दिया था, जो अब आधे घंटे में बदल चुका था। उसके साथ ही उस कॉटेज के बाहर खड़ा मानव सेठी का चेहरा भी अब तक काला पड़ चुका था। तभी एक बॉडीगार्ड, जिसके चेहरे पर घबराहट थी, मानव के पीछे खड़े होते हुए अपनी हकलाती आवाज़ में बोला, ग्रेट मास्टर, वो लड़की वो पीछे खिड़की के रास्ते से भाग निकली। हमारे आदमियों ने उसका पीछा किया है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो पीछे जंगल की तरफ भागी है, जिसे ढूंढना मुश्किल। अभी उस बॉडीगार्ड ने इतना ही कहा था कि तब तक उसकी जुबान बंद हो चुकी थी, आंखें फैल चुकी थी, उसके माथे पर गोली का निशान पड़ चुका था, जिसे खुद मानव सेठी ने ही चलाया था, जिसके साथ ही वो बॉडीगार्ड भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही जमीन पर गिर पड़ा। तभी मानव सेठी अपने पास खड़े बाकी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए चिल्लाया, मुझे वो हर हाल में जिंदा चाहिए, नहीं तो आज सबकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जिसे सुनते ही वहां मौजूद मानव के बॉडीगार्ड्स भी उसी जंगल के अंदर घुस गए थे। तभी छोटे पेड़ों व झाड़ियों को चीरती हुई काव्या बाहर निकली, जो इस वक्त दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, जो उसे थोड़ी देर पहले मानव का बॉडीगार्ड देकर गया था।
जिसे 10 मिनट बाद मानव से शादी करना था। लेकिन काव्या एक अनजान शख्स से, जो देखने में किसी माफिया से कम नहीं था, जिसके बारे में वो जानती तक नहीं थी, उससे शादी कैसे कर लेती, जिस वजह से वो वहाँ से भाग निकली थी। उसे पता था कि अगर वो पकड़ी गई तो उसकी हालत भी वही होगी जो थोड़ी देर पहले उन दरिंदों की हुई थी। लेकिन एक बार खुद को बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। रणभूमि में बिना लड़े ही हथियार डाल देना सिर्फ कायरता है। जहाँ काव्या खुद को कायर नहीं कहलाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे के मेकअप बुरी तरह से बिगड़ चुके थे। आंखों से आंसुओं के साथ बहते काजल जो अब तक गोरे गालों पर अंधेरा ला दिए थे, तो वही होठों पे लगी मैरून लिपस्टिक जो अब होठों को छोड़ चारों तरफ फैल चुकी थी। बिखरे बालों के जूरे में लगे मोगरे का गजरा अब बिखर चुका था। गले में पहना हुआ एक भारी हार अब किसी घंटे की तरह गले में झूल रहा था। साथ ही उसके कपड़े जंगल में भागने की वजह से जगह जगह पर फट चुके थे। नंगे पैरों को जंगल की सूखी टहनियों और पत्थरों ने छील दिया था, जहाँ से अब खून बह रहे थे, जिसका निशान वो अपने पीछे काली मिट्टियों व पत्थरों पर छोड़ती जा रही थी। लेकिन इस बात से अनजान काव्या बस लगातार भागती जा रही थी। वही अब उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। यह थप्पड़ इतना तेज था कि काव्या खुद को संभाल नहीं पाई और चीखते हुए तुरंत जमीन पर गिर पड़ी थी। तभी वह अपने गालों पर हाथ रखे ऊपर देखी, जहां उसके सामने ही मानव सेठी खड़ा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में लाल, बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह डरा देने वाली थी, जिसे देखते ही काव्या अंदर से पूरी तरह से कांप उठी थी। लेकिन पूरे शरीर को समेटते हुए खुद को पीछे की तरफ घसीटा, लेकिन हिम्मत करते हुए थोड़ी सख्त आवाज में बोली, मानो सेठी, डरती होगी तुमसे दुनिया, लेकिन ये काव्या कोहली किसी से नहीं डरती, तुमसे भी नहीं। इतना सुनते ही मानो भी घुटनों के बल काव्या के सामने ही बैठ गया। साथ ही उसके गले पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, किसी से नहीं डरती? कोई बात नहीं, लेकिन अब अपनी जिंदगी से जरूर डरोगी। इतना कहते हुए मानव सेठी ने गुस्से में चिल्लाते हुए आगे कहा, पंडित, मंत्र शुरू कर, दुल्हा दुल्हन मंडप में पधार चुके हैं। तो वही मानव के ऐसा कहते ही पीछे खड़े 8 से 10 बॉडीगार्ड्स, जिनमें से 2 ने मिलकर एक पंडित को घसीटते हुए वहां लाया और मानव के पीछे जमीन पर ही पटक दिया था। साथ ही जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए उसमें आग जला दी, जिसके जलते ही मानव ने बिना पीछे मुड़े अपने एक हाथ आगे बढ़ा दिए, जिसे देख 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़कर काव्या के हाथ पैर को एक बेड़ी में बांध दिए। साथ ही उसका एक सिरा मानव के हाथ में पकड़ाते हुए एक तरफ जाकर खड़े हो गए थे। तभी मानव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन बेड़ियों की चैन को खींचते हुए आग के चारों तरफ घूमने लगा। तो वही काव्या उसके पीछे जबरदस्ती किसी खूंटे से बंधी गाय की तरह खींचती चली जा रही थी, जहां अब मानव सेठी जलती आग के कुछ फेरे लगाते हुए रुक गया और अपने हाथ में पकड़े उस चेन को काव्या के गले में लपेटते हुए बोला, आज से तुम्हारे लिए यही तुम्हारा मंगलसूत्र है, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम इसे मंगलसूत्र मानती हो या अपने गले का फंदा। इतना कहते हुए वह काव्या को खींचते हुए वहां से लेकर चला गया, जहां उसे काव्या की दर्द से भरी चीख से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस उसे अभी भी बेड़ियों में जकड़े वहां से खींचते हुए अपने बंगले के अंदर ले गया और एक कमरे के बेड पर उसे पटकते हुए बोला, हमारी शादी तो हो गई, अब बारी हमारी सुहाग रात की, उसे भी निपटा ही लेते हैं। उसका इतना कहना था कि काव्या की आंखें बड़ी हो चुकी थी। साथ ही वो अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उसके सामने गिड़गिड़ा उठी थी। लेकिन मानो जो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एक ठहाके के साथ हंस पड़ा था। और वही काव्या जिसकी आंखों से लगातार आंसुओं की बूंदें छलक रही थी। वर्तमान समय में अपने अतीत के इन पन्नों को पढ़ते हुए काव्या की आंखें छलक आई थीं, लेकिन उसकी बूंदें नीचे गहरे समुद्र के पानी में जाकर घुल जा रही थीं। तभी काव्या ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा,
माँ के जाने के बाद मुझे बस धोखे ही मिले, लोगों की गालियाँ मिली, ठोकरें मिले, मेरी इज्जत के साथ भी खेलने की कोशिश की गई। आज मुझे इस जालिम मतलबी दुनिया से सिर्फ नफरत है, लेकिन मानो उसने भी मेरे साथ वही किया। मुझे ज़बरदस्ती उठाकर अपने घर ले आया, मेरी मर्जी के बिना मेरी आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। फिर भी इस दिल में उसके लिए नफरत क्यों नहीं है? आखिर मानो की सच्चाई क्या है जो इन आँखों ने भी अभी तक नहीं देख पाया है, लेकिन इस दिल ने सब महसूस कर लिया है? क्या वह है असली मानो? डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।